नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण माली। आप हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पशुपालन नवाचार के साथ। साथियों, हम पशु परिसर के भाग ब की तैयारी कर रहे हैं। हम पिछले वीडियो में बकरी की नस्लों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब साथियों अपन भेड़ की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए साथियों, भेड़ के बारे में पढ़ते हैं। भेड़ को पालने का मुख्य उद्देश्य उनसे प्राप्त होने वाली ऊन है साथियों। तो सबसे सर्वप्रथम भेड़ को पालने का जो तरीका है वो है ऊन। दूसरा उद्देश्य है वो है साथियों मीट। दूसरा साथियों उसका उद्देश्य है मीट। तो भेड़ को पालने, पशुपालक जो पालते हैं, भेड़ पालक जो भेड़ों को पालते हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य ऊन और मीट के लिए पालते हैं साथियों। उसके बाद में भेड़ को क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हम आज इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। भेड़ साथियों अपने भारतवर्ष में पंजीकृत भेड़ें हैं, उनकी संख्या है 44। पहले 40 थी, अब नई जोड़ी गई है, तो उनके आधार पर वो 44 हैं। तो आप ये याद रखना कि पंजीकृत भेड़ों की नस्लें 44 हैं। ठीक है साथियों, आप कंफ्यूज मत होना कि भेड़ों के गुणसूत्र और भेड़ों में पंजीकृत नस्लें। भेड़ों की पंजीकृत नस्लें 44 हैं और भेड़ों की जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 54। जो इनके गुणसूत्र हैं भेड़ों के, यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको कंपेयर में, ये हैं 44 पंजीकृत नस्लें और ये हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र हैं 54। ठीक है साथियों, तो आप एक बार थोड़े से याद रखना गुणसूत्र भी, क्योंकि कभी कभार आप में 10वीं में अपने पशु परिसर के भाग अ में साइंस है, तो साइंस में सवाल पूछ सकते हैं कि भाई भेड़ों में गुणसूत्र कितने हैं, गायों में गुणसूत्र। तो भेड़ों में तो आपको पता चल गया 54 है। बकरियों में गुणसूत्र कितने हैं? 60 हैं। गायों में कितने हैं? 60 हैं। भैंसों में कितने हैं? 50 हैं। जो दूसरी भैंसें, मैंने आपको मेरे वीडियो में बताया था, दूसरी भैंसें भी हैं जो दलदली इलाकों में होती है, तो उनके कितने, तो उनके 2 माइनस हो जाएंगे, 48 हैं। इस टाइप में आपको याद। घोड़े हैं तो घोड़ा में 66 होंगे। इस टाइप में आपको याद रखने होंगे साथियों कि गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में, घोड़े में, इस टाइप में आपको याद कर। तो भेड़ है, तो भेड़ अपने सिर्फ पंजीकृत नस्लें हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में 44। भेड़ किसके लिए पाली जाती है? ऊन और मीट के लिए। गुणसूत्र इनके 54 है साथियों। अब भेड़ों के, राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। भेड़ों का घर, तो भेड़ों का घर कौन सा हुआ? राजस्थान। तो इस टाइप में भी सवाल कभी कभी जनरल टाइप में कभी पूछ लेते हैं साथियों, तो एक बार अपने दिमाग में हिंस रखना है कि भेड़ों का घर राजस्थान। परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। परजीवियों का म्यूजियम क्यों बोला जाता है साथियों? परजीवी जो दूसरे के ऊपर, जो दूसरों पर परजीवी, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उसको परजीवी बोलते हैं। तो भेड़ों में इतने सारे बाल होते हैं, उनकी त्वचा के ऊपर बहुत सारे एक्टोपैरासाइट पाए जाते हैं, तो इसलिए भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। तो साथियों आप याद रखना कि परजीवियों का म्यूजियम, गाय, भैंस, स भेड़, डी बकरी, इस टाइप में आपको याद रखना। तो परजीवियों का म्यूजियम भेड़, भेड़ों का घर राजस्थान, इस टाइप में साथियों। उनके गुणसूत्र 54, पंजीकृत नस्लें 44, किसके लिए पाली जाती, तो इस टाइप का आपको याद रखना है साथियों। और इसके बारे में एक और फैक्ट है साथियों, आप ये याद रखना कि भेड़ों में सबसे पहले क्लोन बनाया था डॉक्टर विल्मुट थे। ये बनाया था साथियों 2003 में। तो 2003 ईस्वी में डॉक्टर विल्मुट ने भेड़ का क्लोन बनाया था। प्रथम बार क्लोन बनाया था, उसका नाम था भेड़ का क्लोन। तो आप भेड़ क्लोन डॉली, ये साथियों आप याद रखना। डॉली क्या थी, तो 2003 में डॉक्टर विल्मुट द्वारा बनाई गई क्लोन थी। उसकी प्रतिलिपि थी। क्लोन किसको बोलते हैं? प्रतिलिपि, उसके हुबहू, तो क्लोन डॉली था साथियों। ठीक हो। इसके बाद में अभी इन भेड़ों में शुरुआत करने से, केंद्र के द्वारा अपने राजस्थान में एक संस्थान है जो भेड़ों को
संकलन करवाकर उसकी उन्नति है, उसकी नस्ल सुधार के लिए एक संस्थान बने हुए हैं। तो केंद्र के द्वारा मतलब ICAR के द्वारा अपने राजस्थान में केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान सेंटर या केंद्र या संस्थान इंस्टीट्यूशंस बनाई हुई है। वो कहां पर है? अविका नगर में साथियों। ये आप थोड़ा सा अविका नगर में बनाई हुई है, अविका नगर में स्थित है। केंद्रीय मतलब सेंट्रल, सी भेड़ मतलब एस, ऊन मतलब डब्ल्यू, अनुसंधान को अपन क्या बोलेंगे? रिसर्च संस्थान, इंस्टीट्यूट। तो CSWR का स्थापना ICAR के द्वारा CSWRI, C मतलब सेंट्रल, S मतलब स्वीप, W मतलब वूल, R मतलब अनुसंधान रिसर्च, I मतलब संस्थान इंस्टीट्यूट। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान या केंद्र या सेंटर अविका नगर टोंक में साथियों स्थित है। यह किसके लिए बनाया गया है? कि भेड़ों की नस्लों को उन्नत बनाने के लिए, उनका आपस में संग्रहण करवा के नस्ल सुधार के लिए यह संस्थान है साथियों। इसके द्वारा भी कई प्रकार की संकरित नस्लें बने हुए हैं, जैसे अभिमानस है, अविकालीन है, अविवस्थ है, इस टाइप में इनको आपस में संग्रहित करके बनाए हुए हैं साथियों। तो ये आप हल्का सा पॉइंट्स याद रखना। और साथियों मैं इसके बारे में और क्या बताऊं, भेड़ों के हाँ, भेड़ होती है, उसके ऊपर से हमेशा ऊन कतरते हैं। ऊन कतरना मीन्स उनको उसके ऊपर से, अभी ये जो सीजन चल रहे हैं अपने, ये क्या बोल रहे हैं, अभी चल रहे हैं मार्च, आज मार्च से लगा है, तो फरवरी के प्रथम वीक में भेड़ पालकों ने उनके ऊपर से वो ऊन काटे। सर्दियों में जैसे सर्दी थोड़ी कम हुई, उनके ऊपर से ऊन को उतारता है। तो ऊन को उतारने के लिए ऊन को कतरना बोला जाता है, ऊन को कतरना बोला जाता है। तो वो हमारी पशुपालन की लैंग्वेज में उसको शेयरिंग बोला जाता है, शेयरिंग। ये मैंने पिछले वीडियो में, मैं जो भाग फर्स्ट में क्लास 1 में जब पढ़ाया था शब्दावलियां, उस समय ये पढ़ा चुका हूँ साथियों। तो आप हमेशा थोड़ा सा पिछले वीडियो भी देखा करो कि भाई क्या क्या अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो ये था ऊन कतरना, शेयरिंग गलत है। ऊन का जो ये भेड़ें होती हैं, भेड़ों का आपस में मिलन, ईवी और राम जो आपस में मिलते हैं, ईवी बोलते हैं उसको भेड़ को, मादा भेड़ को, और जो मिनरल होता है उसको राम बोलते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इनको आपस में जो संकरण होता है उसको नर भेड़ या भेड़ा का संक्रमण करते हैं, मादा भेड़ से। इस प्रोसेस को टपिंग बोला जाता है, टपिंग। ये भी मैं आपको क्लास में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ साथियों। तो एक बार मैं समझ रहा था कि बस भेड़ के नस्लों के बारे में अध्ययन करने से पहले जो इनका विशेष जो कुछ मुख्य पॉइंट हैं वो आपको बताना चाह रहा था। तो साथियों भेड़, शीप किसके लिए? ऊन और मीट के लिए। शीप में पंजीकृत नस्लें हिंदुस्तान में 44, उनके गुणसूत्र 54। बकरियों में साथियों 60 होते हैं, आप ये थोड़ा सा याद रखना, गुणसूत्र 60 होते हैं, लेकिन इसमें 54 है। फिर राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। उपजीवी का म्यूजियम भेड़ों को कहा जाता है। 2003 में डॉक्टर विल्मुट के द्वारा सर्वप्रथम भेड़ों का पहली बार क्लोन बनाया था, उसका नाम था डॉली। फिर ICAR के द्वारा केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक में बनाए हुए हैं। भेड़ों की जो ऊन कतरते हैं, जैसे सर्दी थोड़ी सी हल्की सी कम हुई, उसमें फिर उनको काटते हैं, तो उसमें वो ऊन कतरना को शेयरिंग बोला जाता है। नर और मादा को आपस में भेड़ों का जो मिलन होता है उसको टपिंग बोला जाता है। इस टाइप के ये सवाल है साथियों। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नस्लें होती है। ठीक है साथियों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले अपन लेते हैं चोकला। भेड़ कितनी होती है साथियों?
भेड़ पंजीकृत भेड़ 44। तो अपन यहाँ पर 44 का अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि 44 का अध्ययन करने से कोई औचित्य नहीं बनता। अपने जो राजस्थान में बहुत अच्छी प्रजाति है, या जो भारत में जो देसी अपने नस्लें हैं, तो उसमें से जो मुख्यतः हैं उनका अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। तो कम से कम 10-11 के समथिंग है, तो अपन उनका पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे साथ। तो सबसे पहले अपन यहाँ लेते हैं छोकला। छोकला है एक, यहाँ लिख देते अपन छोकला। छोकला साथियों, नाम में सब कुछ छिपा हुआ है कि छोकला, छोकला मतलब छोकी है। छोकी तो सबसे ज्यादा छोकी, तो ये इसकी ऊन सबसे ज्यादा छोकी होती है। तो छोकी है तो शेखावटी में पाई जाएंगे। तो छो से छोकला, छो से छोकी, छो से शेखावटी। तो आप ये शेखावटी की नस्ल है साथियों, आप ये चीज को याद रखना। शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र कौन सा हुआ? सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये इस टाइप के जो 3 जिले हैं वो शेखावटी क्षेत्र में आते हैं। तो वो छोकला शेखावटी में पाई जाती है। इसकी जो ऊन होती है वो सबसे सर्वोत्तम ऊन होती है पाई। अपने राजस्थान में जो भेड़ें पाई जाती है उनमें सर्वोत्तम ऊन कौन सी है? सर्वोत्तम ऊन के लिए फेमस छोकला है साथियों, ठीक हो। अब इसकी ऊन कितनी होती है? इसकी ऊन कितनी होती है? तो ऊन है साथियों 1.5 kg to 2.5 kg तक। ये कैसे होते हैं साथियों? प्रति वर्ष, एक वर्ष में निकलने वाले साथियों 1.5 से 2.5 किलो के बीच में ये ऊन देती है साथियों। शेखावटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सर्वोत्तम ऊन, इतनी इनकी कैपेसिटी होती है ऊन देने की प्रति साल, एक साल में एक बार। अब साथियों इसके बाद में इसके और शेखावटी की हो गई, सर्वोत्तम ऊन हो गई। इसके बाद में है साथियों दही होगी। इसके बाद में साथियों इसका कलर है साथियों, छोकी है तो एकदम व्हाइट होगा। छोकी है तो ये व्हाइट कलर की होती है साथियों, व्हाइट। ये थोड़ा सा आप याद देना कि भेड़ है तो भेड़ का पूरा शरीर तो व्हाइट है, लेकिन जो इसका मुंह होता है व्हाइट, इसका पूरा व्हाइट है, इसका पूरा शरीर तो एकदम व्हाइट, ऊन से भरा हुआ एकदम व्हाइट। लेकिन जो इसका मुंह होता है, जो उसका अगले वाला मुंह होता है वो भूरा और थोड़ा हल्का सा काला के रूप में होता है, ज्यादा नहीं होता, सिर्फ मुंह आधा काला होता है। और मारवाड़ी में क्या होता है साथियों? मारवाड़ी और जैसलमेर में तो पूरा का पूरा ब्लैक होता है, मुंह यहाँ से लगा कर पूरे यहाँ गर्दन तक, और शरीर व्हाइट होता है। इस टाइप में आपको थोड़ा सा यहाँ याद रखना पड़ेगा कि इसका शरीर तो व्हाइट है लेकिन मुंह है तो वो ज्यादा मारवाड़ी और जैसलमेर की तरह नहीं है। इसका जो मुंह है वो हल्का सा ब्लैक है, ज्यादा ब्लैक नहीं है। तो ये इसका व्हाइट है शरीर है। ये छोकला, छोकी है तो छोके व्हाइट है एकदम, सर्वोत्तम ऊन है। और इसकी सर्वोत्तम ऊन है तो गलीचा बनाने के लिए अच्छा काम में ली जाती है। तो गलीचा नस्ल के रूप में भी पहचानी जाती है। तो गलीचा नस्ल के रूप में भी पहचाने जाने वाली कौन सी? कारपेट ऊन, कारपेट वुल। कारपेट वुल जो होती है उसमें भी इसकी ऊन काम में ली जाती है। तो कारपेट वुल कौन सी होती है? छोकला में पाई जाती है, गलीचा नस्ल छोकला में पाई जाती है। ये तो छोकी है साथियों। ऐसे कैसे एक अपन और दूसरी पढ़ेंगे, मागरा। मागरा, तो मागरा या मगरा, मागरा या मगरा भी बोला जाता है सदी बोलचाल की भाषा में। ये शेखावटी की क्षेत्र छोकी है, भेड़ों में सर्वोत्तम ऊन छोकला की है, लेकिन मगरा की इसकी भी अच्छी होती है, इसलिए इसको बीकानेरी छोकला बोला जाता है। इसका दूसरा क्या नाम है? बीकानेरी छोकला, बीकानेरी छोकला। तो ये बीकानेरी छोकला है साथियों। तो बीकानेरी छोकला है तो कहाँ पाए जाएंगे? तो बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर के आसपास के इलाकों में। तो आपको इसे यहाँ लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता कि बीकानेर छोकला तो ये कहाँ पाए जाएंगे? तो बीकानेर, हनुमानगढ़, अपने श्री गंगानगर, इस टाइप में वहां जिलों में पाए जाएंगे। ठीक है साथियों। और इसके जो मुख्य तो विशेषता है, ये छोकी है तो ये भी छोकी है, ये कम छोकी है क्योंकि ये बीकानेर में ये शेखावटी। तो सबसे सर्वोत्तम ऊन ये छोकी होने के कारण इसी के आधार पर इसका नाम रखा हुआ है बीकानेर छोकला। इसकी एक विशेषता है साथियों
कि इसका जो मुख होता है, ये जो मुख की जो ऊपर आंखें होती हैं, आंखों के चारों तरफ बाल होते हैं, आंखों के चारों तरफ बाल होते हैं। तो बाल होते हैं तो साथियों ये आंखें आंखों के चारों तरफ वैसे यूं बाल होते हैं, तो ये क्या हो गए, सस्मे बन गए। तो इस प्रकार से इसको सस्मे वाली नस्ल भी कहा जाता है, सस्मे वाली नस्ल भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो आप ये याद रखना का मगरा बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर के आसपास के क्षेत्रों में इसके आंखों के चारों तरफ बाल पाए जाने के कारण इसको सस्मे वाली नस्ल के रूप में भी पहचान मिलती है साथियों। अब इसके बाद में आएंगे साथियों, इसका चौकी है तो इसका जो ऊन होता है वो भी अच्छी क्वालिटी का माना गया है। जो इसकी त्वचा होती है साथियों, इसकी त्वचा होती है वो गुलाबी कलर की होती है। यदि गुलाबी कलर की है तो गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी कलर का होता है, रंग का होता है। तो साथियों ये इसके भी ऊन सर्वोत्तम माने जाएंगे साथियों। ठीक हो, इसके बाद में अपन लेते हैं साथियों नाली। तो साथियों सब में ही पता चल जाएगा, नाली, नाल प्रदेश, नाली क्षेत्र बीकानेर का होता है। कहाँ होगा साथियों, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, इस टाइप में साथियों। तो नाली वहां की है। इसमें नाली में ऐसा विशेष तो कुछ है नहीं साथियों, लेकिन आप याद रखना कि नाली एक भेड़ के एक नस्ल है, नाली बीकानेर हनुमानगढ़ की। और जो इसकी त्वचा होती है वो थोड़ी सी जो ऊन देती है वो पीले कलर की होती है, इसकी त्वचा होती है वो पीले रंग की होती है, पीले रंग की। तो ये अपने को याद रखने की, इतना डिप में जाने की जरूरत नहीं कि इस जो पीले रंग की इसकी त्वचा है तो उसका जो उत्पादन होगा उसके ऊपर बनने वाली ऊन होंगी तो वो भी साथियों पीले कलर की होंगी। तो ये थोड़ी मीडियम, थोड़ी लो कैटेगरी की मानी जाएंगे साथियों। तो बीकानेर, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, नाली बीकानेर में होती है तो बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में ये पाई जाएंगे। बीकानेर, हनुमानगढ़, अपने जैसलमेर, गंगानगर उस एरिया में। फिर त्वचा पीले रंग की, तो क्वालिटी निम्न आ जाएंगी साथियों, आप ये याद रखना। इसके बाद में अपन आएंगे साथियों मारवाड़ी। जहां कोई नहीं पहुंच सके वहां पहुंचते हैं, जहां रेल नहीं पहुंचे वहां पहुंचते हैं मारवाड़ी। जहां ट्रेन, मारवाड़ी में कहावत था, जहां कोई नहीं पहुंचे वहां कौन पहुंचता है, मारवाड़ी। तो ये मारवाड़ी आ गया। मारवाड़ी सबसे ज्यादा जाने वाली, मालवा प्रदेश में जो हमारे देवासी समाज के बंधु लोग होते हैं, भेड़ों को लेके जाते हैं, सबसे ज्यादा मालवा जाने वाली भेड़ है मारवाड़ी है साथियों। तो मालवा तक जाती है। तो सबसे हमारे देवासी समाज लेके जाते हैं। तो ये कहाँ के हो गए, जोधपुर, पाली, सिरोही के आसपास, जलोर, इस टाइप। ठीक हो साथियों, तो मारवाड़ी मालवा तक जा सकते हैं। तो ये मजबूत होंगी तो इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होंगी, ये चलने में मजबूत होंगी। तो इस टाइप में आप इसको याद रख सकते हैं। माँ से मालवा जाती है और ये अपने जोधपुर और पाली के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, जोधपुर और पाली के क्षेत्रों में पाई जाती है और मालवा तक जाती है। हमारे देवासी समाज मालवा लेके जाते हैं उनके खाने की व्यवस्था के लिए। ठीक है साथियों, और इसकी जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं साथियों, वो है अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता। मैंने आपको बता दिया कि यदि वो मालवा जा रही है, कोई यदि छोकला को लेके जाऊंगा तो बीच में मर जाएंगे, क्योंकि वो छोकी है और वहां तक चलने की ताकत भी नहीं है। तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेस्ट होती है। तो जितने भी अपन 10-11-44 हैं, जितने भी अपने भेड़े हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो बोला जाए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, सबसे कम बीमार पड़ते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक ही शब्द में आप पूरा के पूरे समझ सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि है तो वो मजबूत होंगी। तो सबसे मजबूत भेड़ कौन सी है साथियों, मारवाड़ी। सबसे हष्टपुष्ट मारवाड़ी, सबसे स्वस्थ भेड़ मारवाड़ी, सबसे रोग प्रतिरोधक मजबूत, स्वस्थ, अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली, ये सभी के सभी मारवाड़ी होंगे साथियों। लेकिन इसमें एक हल्की सी थोड़ी कमी है, क्योंकि उनमें जो ऊन होती है वो थोड़ी निम्न क्वालिटी की होती है कि वो चल के इतनी
गिर जाती है, इतनी लो कैटेगरी हो जाती है कि निम्न क्वालिटी की, निम्न क्वालिटी की होती है। ये थोड़ा सा लो कैटेगरी की, लो मतलब इसकी जो चल चल के उनकी कैटेगरी थोड़ी निम्न तरीके से हो जाती है, तो इसलिए उनका प्रयोग कारपेट बनाने में लिया जाता है। कारपेट जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कारपेट बिछाओ सा, तो एक कारपेट में काम में ली जाती है गलीचे बनाने में साथियों। ठीक हो, तो मारवाड़ी जोधपुर पाली के क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी जो ऊन होती है वो साथियों अपना ऊन देती है ये 1.5 kg से, प्रति वर्ष की बात कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि एक साल में एक बार लेते ऊन से। ये कितनी थी, 2.5 थी ये साथियों होंगी, ये इसकी ऊन कम ही होती है साथियों, ये भी 2.5 होती है, ये भी 2.5 के लगभग ही होती है। ऊन तो अच्छी देती है, अच्छी मात्रा में देती है ऊन, लेकिन इसकी क्वालिटी होती है वो थोड़ी हल्की सी होती है। तो इस टाइप में आप अपन यहाँ 4 पढ़ चुके हैं, जगह कम है, अपन वापस आगे। तो चोकला बेट सुमाली चोकला शेखावटी क्षेत्र में, सिक्कर झुंझुनू शुरू सर्वोत्तम ऊन गलीचा नस्ल चोकला को बोला जाता है। इसकी प्रतिवर्ष देने की उत्पादन क्षमता 1.5 से 2.5। फिर व्हाइट शरीर, मुंह थोड़ा हल्का। हाँ, मारवाड़ी में साथ एक बार और है, व्हाइट पूरा शरीर होता है, ऊन जो होती है पूरी की पूरी सफेद होती है, शरीर पूरा का पूरा सफेद, लेकिन मुंह होगा वो पूरा का पूरा काला होगा साथियों, पूरा का पूरा काला गर्दन तक। ये साथियों आप याद रखना, ठीक है साथियों, इस टाइप में है। अब इसके आगे अपन 5 लेंगे। 5 है सोनारी। 5 है सोनारी, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। सोनारी उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में, सोनारी है साथियों अपने उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में। इसके बाद में साथियों सोनारी उदयपुर के साथ उदयपुर, कोटा, बारा, इस टाइप में साथियों। तो मैं सिर्फ एक ही हिंट लिखता हूँ, उदयपुर, तो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में आप मान लेना। इसका दूसरा नाम भी सोनारी, तो साथियों कभी भी सवाल पूछ ले कि स्वर्णोधर किसे बोला जाता है, इसका उपनाम है साथियों स्वर्णोधर या छनोधर। तो इसके उपनाम में कभी कभी मान लो सवाल पूछ लिया साथियों कि भेड़ की नस्लें हैं जिसमें सोनारी ना दिया हो और स्वर्णोधर या सनोधर भी दिया जाए, तो भी आप इन पे टिक करना, क्योंकि ये भी एक प्रकार के इसके उपनाम है, उपनाम के भी आधार पर सवाल पूछा जा सकता है। तो आप ये साथियों सोनारी उदयपुर स्वर्णोधर छनोधर के नाम से भी पुकारते। तो उदयपुर है, कोटा है, बारा है, तो उस टाइप उन जिलों में ये अधिकतर पाई जाती है। अब इसके आगे अपन लेते हैं सत्य सोनाली के बाद में आ जाएंगे अपने पुंगल या पुंगल। पुगल साथियों इसकी विशेषता पुगल होते हैं, ये भेड़ की नस्लें होते हैं। इसमें पुगल जो इलाका नाली है और पुगल, ये दोनों इलाके बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में होते हैं, इसलिए इन भेड़ों की जो नस्लें होती है वो भी बीकानेर के आसपास पाई जाती है। ठीक है साथियों, पुगल इसमें कोई इतनी कोई विशेष होती नहीं है साथियों। पुगल सातवीं होती है साथियों मालपुरा। तो मालपुरा एक तहसील है, मालपुरा साथियों तहसील है, और तहसील है तो मालपुरा तहसील में टोंक की मालपुरा तहसील में भेड़ की नस्लें गुजरात में उत्पत्ति स्थान उसके आसपास के क्षेत्र में पाई जाती हैं, मालपुरा टोंक में। ठीक है साथियों, इसकी जो विशेषता होती है, इसकी जो ऊन होती है ज्यादा विशेषता तो इसकी कुछ नहीं है। मालपुरा एक भेड़ की नस्ल है जो टोंक मालपुरा तहसील में गुजरात में पाई जाती है। इसकी जो विशेषता तो एक इसके ऊन होती है, इससे नमदे बनाए जाते हैं, ज्यादा इसमें कोई विशेष नहीं है साथियों। इसकी ऊन से नमदे बनाए जाते हैं, नमदे बनाए
जाते हैं। ठीक है साथियों, मालपुरा तहसील टोंक में और टोंक के आसपास क्षेत्र में मालपुरा भेड़ की नस्ल पाई जाती है। टोंक है, जयपुर है, बूंदी है, इस टाइप में। फिर वो नमदा बनाना के लिए उनकी ऊन काम में ली जाती है साथियों। अब इसके आगे 8वीं है साथियों अपने जैसलमेरी। जैसलमेरी आपके लिए साथियों थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसलमेरी तो देखो साथियों, सोनाड़ी, उदयपुर, पुंगल एरिया कहाँ है, नाली एरिया कहाँ है, नाली ये सब बीकानेर के एरिया। तो आपको उस एरिया के स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से उनके भेड़ों की नस्लों के नाम है साथियों। तो आपको ये थोड़ा सा हिंस याद है। मालपुरा तो एक तहसील है, तो मालपुरा तहसील टोंक में, तो मालपुरा ये भेड़ की नस्ल है। तो फिर जैसलमेरी भेड़ की नस्ल है, तो कहाँ होंगी साथियों? जैसलमेर, बाड़मेर, उसके आसपास के इलाकों में। तो जैसलमेरी कहाँ पाई जाएंगी? जैसलमेर के इलाकों में या आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है साथियों, जैसलमेरी तो ये बहुत, वहाँ गर्मी पड़ती है, आपको पता ही है। यदि वहाँ गर्मी इतनी है तो वो सबसे सहन करने वाली, गर्मी सर्दी ऋतु सब सहन करने वाली भी ये मजबूत है, ये भी अपने मारवाड़ी की तरह। ठीक है साथियों, ये आप थोड़ा सा हिंस याद रखना। और इसके बारे में जैसलमेर तो इतनी वहाँ गर्मी पड़ती है, लेकिन उसके ऊपर जो ऊन होते हैं तो वहाँ सर्दी भी ज्यादा पड़ती है। जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है वहाँ सर्दी भी ज्यादा पड़ती है। यदि वहाँ सर्दी ज्यादा है तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा ऊन देने वाली, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़, ये आप याद रखना। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़, सर्वोत्तम क्वालिटी की ऊन देने वाली चोकला, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ जैसलमेरी साथियों। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के आसपास के इलाकों में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़। इसमें साथियों एक और है, जैसलमेर उनका जो एक नाक होता है वो रोमन टाइप का, रोमन मीन्स तोते के टाइप में, तो ये तोता पूरी नाक है साथियों इस जैसलमेरी में। और ये इसका शरीर भी थोड़ा हेल्थी होता है, और थोड़ा सा रेगिस्तान में रहेंगे तो मजबूती होंगे साथियों। तो मजबूती प्रदान की होती है, ये बड़े आकार की है साथियों। आप थोड़े से ये इसको याद रखना, बड़े आकार की, सबसे मजबूत बड़े आकार की। तो आप देख लो साथियों, बड़े आकार आप लिखते ही आप समझ जाओगे बड़े आकार है। तो बड़े आकार की, तो बड़े आकार में यदि बड़ा शरीर है तो उसके ऊपर ऊन भी सर्वाधिक होंगी, ऊन सर्वाधिक। तो आप तो सिर्फ यही याद रखना कि सबसे बड़े आकार की भेड़ जैसलमेरी, तो सबसे बड़ा आकार है तो उसके भेड़ ऊन भी सर्वाधिक आएंगे। तो सबसे ज्यादा ऊन आने वाली, सर्वाधिक ऊन जैसलमेरी में। तो बड़े आकार के तो इसमें ऊन सर्वाधिक है। तो ऊन सर्वाधिक कितने होंगे साथियों? 1.5 to 3.2 kg प्रति वर्ष, ईयर। ठीक है साथियों, प्रति वर्ष के हिसाब से 3 किलो के से भी ऊपर जा सकती है। ये साथियों थोड़ा सा याद रखना। ये बड़े आकार का है तो ये इसका बड़े आकार तो इसका मीट भी ज्यादा होगा, तो ये मीट के लिए भी यूज में ली जाती है, क्योंकि ये मीट में बड़े आकार के तो मीट भी ज्यादा बनेगा, ऊन भी ज्यादा बनेंगे। तो इस टाइप में आप थोड़ा सा याद रखना। इसकी ऊन है 3 किलो से ज्यादा होता है, 3 किलो 200 ग्राम के लगभग होता है प्रति वर्ष के हिसाब से। तो जैसलमेरी के बारे में ये चीजें थी चाहते। तो पहले 4 पढ़ चुके थे अपन। अब 4 कौन कौन सी थी? वो चोगला थी, फिर अपने मगरा थी, फिर नाली थी और मारवाड़ी थी। अब अपन पढ़ चुके हैं सोनारी, पुगल, मालपुरा और जैसलमेरी। अब साथियों 2 और पढ़ लेते हैं इसमें। एक जाएंगे काठियावाड़ी साथियों, पिछली वीडियो मैंने आपको बता चुका हूँ। काठियावाड़ी घोड़े भी होते हैं, काठियावाड़ी बकरी की नस्ल भी है और काठियावाड़ी भेड़ की नस्ल भी है। तो काठियावाड़ी पढ़ लेते हैं, इसके बाद में एक और पढ़ते हैं। तो साथियों यहीं मैं लिख देता हूँ आपको, ताकि स्क्रीनशॉट लेंगे तो पूरी जानकारी इसमें आ जाएंगे। काठियावाड़ी, इसकी विशेषता ऐसी कुछ नहीं है। काठियावाड़ी तो गुजरात से संबंधित है। तो अपने राजस्थान के कौन से जिले हैं जो गुजरात से संबंधित है? दक्षिणी राजस्थान। तो दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः से पाई जाती हैं। दक्षिणी राजस्थान में प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है साथियों, इसके बाकी कुछ विशेषता नहीं है। एक साथियों इस काठियावाड़ी की एक विशेषता है, जो इसकी ऊन होती है,
जैसे जैसलमेर की ऊन सर्वाधिक पाई जाती है, इसका शरीर में आकार बड़ा होता है उस टाइप में। तो जिस काठियावाड़ी की जो दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है उसकी जो ऊन होती है उसको वहां के जो लोकल भाषा उसको जोरिया बोला जाता है। तो ये सवाल पूछ सकते हैं साथियों, आप याद रखना। तो काठियावाड़ी दक्षिणी राजस्थान में जो उसके ऊन होते हैं, उसकी जो ऊन होती है उसको जोरिया, ठीक है साथियों। इसको आप अपने बुकलेट में याद रख देना कि जोरिया किस नस्ल की भीड़ को ऊन को कहा जाता है। तो ये आपके लिए यह आ जाएगा काठियावाड़ी। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं साथियों 10वां जो अपने राजस्थान में नहीं पाई जाती हैं वो आंध्र प्रदेश के हैं नेल्लोर। उसको अपन यूं पढ़ रहे हैं साथियों कि वो सबसे बड़ी नस्ल है, अपने भारत की सबसे बड़ी नस्ल। राजस्थान में सबसे बड़ी नस्ल मैंने आपको बता दें जैसलमेरी है। पूरे भारत की यदि बात कर दी जाए, क्योंकि भारत में पाई जाने वाली वो भी देसी नस्लें होंगी, तो भारत में पाई जाने वाली साथियों है तो वो सबसे बड़ी नस्लें हैं नेल्लोर है। साथियों नेल्लोर, तो नेल्लोर है साथियों। तो नेल्लोर अपने आंध्र प्रदेश की है, ये अपने राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ये आंध्र प्रदेश की भेड़ की नस्ल है, आंध्र प्रदेश नेल्लोर। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसका विशेषता ये है साथियों कि ये पूरे भारत में इसमें सबसे बड़ी है, आकार में सबसे बड़ी। यदि राजस्थान की सबसे बड़ी तो जैसलमेर है साथियों, आप याद रखना। सबसे बड़ी नस्ल कौन से हैं? नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में पूरे भारत की सबसे बड़ी है। तो साथियों सबसे बड़ा होता है, जैसलमेर भी आकार में बड़ी होती है, ये भी बड़ी है। तो ये बड़ी है तो इसका मीट के लिए यूज में ली जाती है। तो इसका जो मीट होता है, हाँ एक साथियों मैं आपको बता, भेड़ के मीट को क्या कहा जाता है? भेड़ के मीट को क्या कहा जाता है? आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को जरूर लिख देना साथियों। इसका जो मीट होता है वो सबसे बेस्ट होता है, इसका जो मीट होता है सर्वोत्तम या बेस्ट होता है। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि भेड़ के मीट को कहा जाता है, ठीक है साथियों। कमेंट्स करके मुझे रिप्लाई जरूर देना, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। आंध्र प्रदेश सबसे बड़ी नस्ल और मीट जो सबसे बेस्ट होता है। एक साथियों इसमें ये विशेषता सबसे बड़ी हो गई और बेस्ट मीट हो गया। हाँ एक और है साथियों, इसकी जो शक्ल और सूरत होती है वो बकरी जैसी होती है। तो बकरी जैसी, एक मैंने कल बताया था साथियों, एक बकरी है वो भेड़ जैसी दिखती है। कल मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप यदि कंटिन्यू पढ़ते होंगे तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। एक बकरी है जो भेड़ जैसी दिखती है, ये भेड़ है जो बकरी जैसी दिखती है, ठीक है साथियों। तो ये बकरी जैसी दिखने वाली भेड़ नेल्लोर है। और साथियों वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको शायद याद होगा या नहीं होगा, वो बकरी जो भेड़ जैसी दिखती है वो अंगोरा होती है, ठीक है साथियों। लेकिन आप मेरे को वो जरूर बताना कि उनकी मीट को क्या बोला जाता है, भेड़ के मीट को क्या बोला जाता है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है साथियों। ये थे इसके भेड़ों के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन। इसके बाद में अपन साथियों संकरण के बारे में पढ़ेंगे कि केंद्रीय भेड़ व ऊन संस्थान अविकानगर में उनके द्वारा संकरण से कौन सी नस्लें हैं, विदेशों में कौन सी नस्लें हैं, तो वो अपन बाद में अध्ययन करेंगे। तो एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अपन यहाँ 10 पढ़ चुके हैं, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।